आज कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि शेयर्स इशू होते हैं और हमारे पास कैश पे पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन पे आ रहा है, अलॉटमेंट पे आ रहा है, फर्स्ट कॉल पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। इशू फेस वैल्यू पे शेयर इशू हो रहे हैं तो वो इशू ऑफ शेयर्स फॉर एट पार हो गया, और अगर मोर देन फेस वैल्यू हो रहे हैं तो वो प्रीमियम हो गया। ये सब हमने किया, ये ध्यान है ना। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम शेयर्स तो इशू कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में वी आर नॉट रिसीविंग कैश। क्यों? क्योंकि वो शेयर्स हो सकता है हम फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, हमने फिक्स्ड असेट्स परचेज किए हैं इसलिए हमने शेयर्स इशू किए। हमने कोई बिजनेस परचेज किया है फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, कोई बिजनेस परचेज किया हो, या फॉर सर्विसेज एक्वायर्ड, हमने कोई सर्विसेज एक्वायर्ड की हैं उसके लिए हमने शेयर्स इशू किए हों। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो ही एंट्रीज होंगी, एक जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जैसे कि एसेट परचेज करने की, बिजनेस परचेज करने की, सर्विसेज एक्वायर करने की, फर्स्ट एंट्री, एंड सेकेंड एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, दो एंट्रीज ही होनी है इसमें सिर्फ। जैसे कि एसेट परचेज करने की एंट्री क्या करते हो? अब हमने कैश पे नहीं खरीदी तो शेयर्स की तो बात ही भी नहीं आई। हम कोई भी एसेट परचेज करेंगे तो हमने कहा फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। ठीक है, अब इस वेंडर को हमें पेमेंट करनी है तो हमने उस वेंडर को पेमेंट जो भी करनी है, अगर हम उसे कुछ चेक के थ्रू पे कर रहे हैं तो हमने बैंक लिख दिया, अगर हम उसे बिल्स पेबल दे रहे हैं तो हमने बिल्स पेबल लिख दिया, अगर हम उसे इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं तो हमने लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स X% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड if this is not mentioned कि what type of shares we are issuing, then just write share capital. Okay, and if shares are issued at premium then write securities premium account. ठीक है, तो अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो क्लियर। हाँ, एक्स्ट्रा अमाउंट है, हाँ 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 बिल्कुल। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी। क्लियर हुई एंट्री? अब इसमें अमाउंट्स कैसे पुट करने वो मैं बताऊंगी। एंट्री क्लियर हो गई? कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ, नहीं है? अब हम आते हैं बिजनेस परचेज करने पे। बिजनेस परचेज करने में एक तो एंट्री हम ये कर सकते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। दिस इज जो हमारी वैल्यू ऑफ बिजनेस है, एंड टू जो भी वेंडर है, ये एंट्री होगी हमारी परचेज कंसिडरेशन। अब अगर बात सोची जाए तो वैल्यू ऑफ बिजनेस जितनी मेरी है दैट शुड बी परचेज कंसिडरेशन। लॉजिकली तो यही होगा ना, मेरे बिजनेस की वैल्यू मैंने लगाई 10 लाख रुपए
तो मैं तुमसे 10 लाख रुपए लूंगी अगर यू आर परचेजिंग माई बिजनेस. Simple is that if I value or you value, I value छोड़ो. If I am selling my business to you, you value my business for rupees 10 lakh rupees. Okay. Now you should pay 10 lakh rupees to me. But if you are paying 11 lakh, then what? Why you are paying 11 lakh to me? Goodwill. And if you are paying 9 lakh, तो अगर हमारी बिजनेस परचेज यानी कि जो हमारी वैल्यू ऑफ बिजनेस है, इसको ऐसे समझ लो कि अगर हमारी डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो किस तरफ आएगी? एट डेबिट साइड, है ना? सॉरी, क्रेडिट साइड. If debit side is more than credit side, the balancing figure will be at credit side. तो उसे हम डालते हैं कैपिटल रिजर्व में. हाँ, अगर हमारी डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड, सो योर बैलेंसिंग फिगर एट डेबिट साइड, दैट इज गुडविल. अब ये भी हो सकता है कि तुम्हें बिजनेस परचेज की जगह अलग अलग असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू की बनो, कि मेरे ये असेट्स तुमने लिए, मेरी ये लायबिलिटीज तुमने ली. तो हम क्या करेंगे उस केस में? जितने भी असेट्स अकाउंट है इंडिविजुअली डेबिट कर देंगे. जितने भी असेट्स हैं उनको डेबिट कर दिया एग्रीड वैल्यू पे. मतलब बुक वैल्यू कुछ भी हो, मेरी बुक्स में कोई भी वैल्यू, डजंट मैटर, तुम जितने भी एक्सेप्ट कर रहे हो वो वैल्यू कंसिडरेट है. तुम्हें क्या मतलब मैंने अपनी बुक्स में क्या लिखी है, तुमने क्या वैल्यूएशन ली है वो इंपॉर्टेंट है ना. तो ये हो गया. टू लायबिलिटीज अकाउंट, ये भी इंडिविजुअली. और 2 ये भी हमारी एग्रीड वैल्यू पे, और 2 वेंडर. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट. अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट साइड कम है तो गुडविल. हमें क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन होगा कि हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज अलग अलग दिए हुए हैं, इंडिविजुअली दिए हुए हैं, या टोटल बिजनेस परचेज एक साथ दिया हुआ है. कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. तो जब बिजनेस परचेज किया होगा तो उसका मतलब ये है कि उसमें सारी एसेट्स और लायबिलिटीज का फाइनल अमाउंट दिया हुआ है. तो हमें ये इंडिविजुअल वाली एंट्री नहीं करनी, दोनों में से कोई एक एंट्री करनी है. एक बार वेंडर वाली एंट्री आ गई तो ये वाली एंट्री सेम हो जाएगी, क्योंकि फिर तो वेंडर 2 जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं. गॉट इट? फिर हमारे पास आता है सर्विसेज एक्वायर्ड. सर्विसेज में अंडरराइटिंग कमीशन. क्या होता है अंडरराइटिंग कमीशन? टू अंडरराइटर्स. क्या होता है, याद है अंडरराइटर्स कौन होते हैं? दोज हु कमिट टू द कंपनी कि इतने शेयर्स तो हम आपके सब्सक्राइब करवा ही देंगे, और नहीं भी हुए तो हम ले लेंगे, जैसे भी होगा आपके इतने शेयर्स हो जाएंगे सब्सक्राइब. वो अंडरराइटर्स हैं, और उनको उस अंडरराइटर को कमीशन मिल रहा है क्योंकि कंपनी का रिस्क शेयर वो कर रहा है. ठीक है, तो वो अंडरराइटर्स हैं, तो उनको कमीशन जो मिल रहा है दैट इज एन एक्सपेंस टू अंडरराइटर्स. एक और सर्विसेज हमारी बड़ी कॉमन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड
टू प्रमोटर्स अकाउंट। अब ये क्या होता है? जो कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रमोटर्स हैं, ठीक है। तो उनको भी तो जो हमारे कोई भी एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। Those associates or person or group of persons who took initiative in formation of company, who convert your idea into a company, promoters हैं। आइडिया आपका था, अब मेरे पास एक आइडिया है कि मेरे को ना ये कंपनी स्टार्ट करनी है, मेरे पास आइडिया है बट मेरे को फॉर्मेलिटीज नहीं पता। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें बहुत नॉलेज है, तुमको मैंने अपना आइडिया दिया, तुमने पूरी हेल्प की। तुम में से कोई सीए है, कोई सीएस है, कोई बिजनेस एमबीए है, बट यू नो हाउ टू कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू अ कंपनी, यू हेल्प मी इन दिस, यू आर द प्रमोटर्स। ये तुम्हारा काम है। बाद में तुमको अच्छा लगा तो मेरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, वो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बट फॉर दैट आई हैव टू इनकर्ड सम एक्सपेंसेस ऑल्सो। मेरे को प्रमोटर्स की फीस देनी होगी, फ्री में तो कोई काम नहीं करके देगा, करना भी नहीं चाहिए। तो वो जो फीस लगेगी, जो लीगल एक्सपेंसेस लगेंगे, वो सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, ओके। तो वो हमारे हो गए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स। अब एंट्री क्या होगी? यहाँ वेंडर की जगह आ जाएगा अंडरराइटर्स या प्रमोटर्स। सेम एंट्री वेंडर्स की जगह या तो हम अंडरराइटर्स लिख देंगे या हम प्रमोटर्स लिख देंगे, बाकी सेम एंट्री रहेगी। समझ में आया? तो मतलब वेंडर्स के साथ साथ अंडरराइटर्स या प्रमोटर्स एज द केस में बी, ठीक है। ये चीज हो गई। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर? ऑल सेट? अब हमें नरेशन लिखनी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी तरीके से लिखनी है। अभी तक के जो टेस्ट है मैं देख रही हूँ कि नरेशंस बिल्कुल काम चलाओ लिख रहे हो, तो थोड़ी सी इज्जत दे दो नरेशंस को। और इसमें तो बहुत इज्जत देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स बताने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? जितना भी अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। भाई हमने जितना भी अमाउंट था उसमें से अगर कुछ इसके थ्रू दे दिया तो बाकी बचा हुआ शेयर्स के थ्रू दे रहे हैं ना, तो जितना भी अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस है वो, हाँ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू बी पेड। एंड वो तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखो या अमाउंट टू बी पेड, वही तो है ना, जितना हमें पे करना है, अपॉन इशू प्राइस। अब इशू प्राइस क्या होता है? इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू अगर इशूड एट पार, इशू प्राइस इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अगर इशूड एट प्रीमियम। मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है तो इशू प्राइस 10 रुपए हो जाएगा, लेकिन अगर हम 20% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो इशू प्राइस विल बी 12। 10 का 20% 2 रुपए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जस्ट नोट इट डाउन, फिर मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। एक क्वेश्चन है ये, मंगला कॉटुबी लिमिटेड टू कोवर, 43 है मेरी बुक में। मेरी नई वाली बुक पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, कोई नहीं, देखो 43 है। मंगला कॉटुबी लिमिटेड टू कोवर अ यूनिट ऑफ मंगला ट्यूब्स लिमिटेड। 43 है, आगे पीछे होगा तुम्हारे में। 45 है तुम्हारे में। Forty-fifth question. Mangla Cortubi Limited took over a unit of Mangla Tubes Limited consisting of machinery, tool, dies, liabilities. Consideration हमें दिया हुआ है, consideration equity shares 10 rupees, premium 5. You are required to pass journal entries in the books of Mangla Cortubi Limited. तो आपको ऊपर सबसे पहले लिखना है books of, ये लिखना बहुत जरूरी है। बुक्स लिख लो या जर्नल लिख लो, ठीक है। जर्नल ऑफ मंगला
कोटुबाई लिमिटेड। सबसे पहले हमने एंट्री क्या की, असेट्स को परचेज करने की। मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 40 lakhs है, 40 lakhs। टूल एंड डाई अकाउंट डेबिटेड 10 lakhs। अब लाइबिलिटीज और परचेज कंसिडरेशन है, तो हमेशा बीच में एक लाइन छोड़ दो, क्योंकि हमें नहीं पता अभी कि गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व, तो एक लाइन बीच में छोड़ दो, जहां भी होगा वहां लिख देंगे, जो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड जहां भी होगा वहां लिख देंगे। टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अकाउंट 25 लाख। और टू परचेज कंसिडरेशन में, क्योंकि हमें वेंडर का नाम मेंशन है, मंगला ट्यूब्स लिमिटेड, तो परचेज कंसिडरेशन जो लिखा कि वो वेंडर का ही बताता है ना, वेंडर का इसमें परचेज कंसिडरेशन आता है। ये आ गया 20 लाख। अब कौन सी साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है, इधर 50 है, इधर 45 है, तो हमने लिख दिया टू कैपिटल रिजर्व। नीचे भी लिख सकते हैं, वो बीच में स्पेस खाली भी रहेगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने नीचे लिख भी दिया, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि कटिंग करो, लिख दिया तो लिख दिया। कटिंग करने से क्योंकि कटिंग करा वो गलत हो जाता है। अगर हमने यहाँ लिखना है तब तो बेस्ट है ही। अब अगर यहाँ लिख दिया तो इसे कट करके यहाँ लिखोगे, इट डजंट लुक नाइस। इससे बेटर है कटिंग मत करो, ऐसे ही लिखा रहने दो। कैपिटल रिजर्व 5 लाख, ठीक है। थोड़ा सा प्लान करके क्वेश्चन को पहले पढ़ के भी देख सकते हो कि गुडविल आ रहा है, कैपिटल रिजर्व आ रहा है। थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो ये चीज भी आ जाएगी कि हम पहले देख लेंगे कैपिटल रिजर्व है या गुडविल है, तो अकॉर्डिंगली कर देंगे, ठीक है। कंसिडरेशन हमने पे किया मंगला ट्यूब्स लिमिटेड। जितने से यहां क्रेडिट हुआ है उतने से ही यहां डेबिट होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। हमें टोटल 20 लाख रुपए देना है और हमारा इश्यू प्राइस कितना है, 10 रुपए और 5 रुपए प्रीमियम 15, ठीक है। डेसिमल में ही आएगा, कितना आ रहा है 1 3 3 3 3 एंड 3, 1 लाख और 0.33, ठीक है। जब भी डेसिमल में आएगा तो आपको कभी राउंड ऑफ नहीं करना। मतलब अगर सपोज ऐसा भी कुछ आता तो भी आपने यही लेना है, तो भी आपने यही लेना है। जो भी डेसिमल के इधर है उसी को लेना है, कभी भी राउंडिंग ऑफ नहीं करनी। अब हमें ये नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं, यानी कि 133,333 इंटू 10, तो कितना हो गया 10 लाख 33,33 13 लाख 33330, ये हो गया। और इसका हाफ करेंगे तो ये आ गया, ये आ गया। कुछ ना कुछ तो बैलेंसिंग फिगर अब आएगी जो हम बैंक में डाल देंगे, हमेशा आएगी। अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स डेसिमल में आ रहे हैं 5 रुपये,
₹5 आ रही है, 5 रुपए का है। देखो ना कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर। 5 तो 5 लिख दो। कई बार ₹2 भी आ जाती है, ₹1 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। बात यह है कि हमें राउंडिंग ऑफ नहीं करनी, हमें सिर्फ डेसिमल के घर की वैल्यू लेनी है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? चलो, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.